हेलो एवरीवन, मैं हूं आई ट्रब शूटर और आप देख रहे हैं टेक्निक जिला यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक ओनर रिव्यू लेके आया हूं i10 नियोस का, जो मैग्ना वेरिएंट है सीएनजी में। ये एक पोलर वाइट कलर है और ये आज का जो रिव्यू होगा वो 3 कार पे बेस होगा। एक तो ये पोलर वाइट का, दूसरी एक टीन ब्लू कलर की i10 नियोस है, वो भी मैग्ना वेरिएंट है और सीएनजी में है, और तीसरा है कॉर्पोरेट एडिशन, वो भी टीन ब्लू कलर में है। तो इन तीनों गाड़ियों में जो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले इस 1 साल के एक्सपीरियंस में, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। फिर उसके बाद बताऊँगा कि मुझे कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें अच्छे लगे। फिर थर्ड बात मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए उन नेगेटिव पॉइंट्स होने के बावजूद। मैं आपको बता दूं, 1 साल कंप्लीट होने वाला है मुझे इस गाड़ी को लिए हुए। मैंने लास्ट टाइम जब ये गाड़ी खरीदी थी तब 24 जून 2020 थी और लॉकडाउन के टाइम ली थी। अब जून शुरू हो चुकी है, तो मैं इसका 1 साल का ओनर एक्सपीरियंस आपको देना चाहता हूँ और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा। ये गाड़ी अभी 14,000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें से 10,000 किलोमीटर ये गाँव और शहर के रास्तों पे चली है और 4,000 किलोमीटर ये सब नेशनल हाईवे पे चली है। तो आज मैं जितनी भी बात बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में, जो भी नहीं मुझे नेगेटिव पॉइंट्स देखने मिले वो गांव की सड़कों पे और शहर की सड़कों पे देखने मिले, क्योंकि हाईवे पे तो बिल्कुल मस्त रोड होती है, वहाँ कोई आपको दिक्कत ही महसूस नहीं होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इस गाड़ी को खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने पिछले पूरे 1 साल का कच्चा चिट्ठा इन पेपर्स में लिख के रखा है, मुझे किस टाइम क्या प्रॉब्लम्स महसूस हुई, और मैं यही आपको पूरा बताने वाला हूँ आज। इस गाड़ी में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो 2 बेसिस पे है। एक तो वो नेगेटिव पॉइंट्स है जो सिर्फ मुझे देखने मिले, और एक नेगेटिव पॉइंट वो है जो मुझे इन तीनों गाड़ी में देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा इसके पावर स्टीयरिंग से, क्योंकि इसके स्टीयरिंग में 2 नेगेटिव पॉइंट्स और दोनों के दोनों तीनों मुझे गाड़ी में देखने को मिले हैं और आपको भी देखने पक्का मिलेंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी ये देखने मिल रहे हैं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट दिखाने के लिए मैं आपको गाड़ी के अंदर ले जाता हूँ। इस गाड़ी के स्टीयरिंग में जो मोटर लगी है, फेटा पावर मोटर, उसमें पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है, जब हम इस गाड़ी को कंटिन्यूस 60 से 70 किलोमीटर चलाते हैं, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चलाई और हमारा मन करा कि हम साइड में गाड़ी रोक के टॉयलेट कर लें या पानी पी लें, कुछ भी कर लें, तो आप अपनी गाड़ी का हैंडल स्टीयरिंग मोड़ेंगे, साइड में लगाएंगे और साइड में लगाएंगे तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप अपना स्टीयरिंग बिल्कुल ही सीधा कर लें। हो सकता है आपका स्टीयरिंग ऐसे मुड़ा हुआ हो जाए, इतने पे आगे रुके, और आप अपनी जो गाड़ी है उसको बंद कर दें और आप चले जाएं, पानी वानी पिए या टॉयलेट करें, कुछ भी करें। फिर जब आप वापस आएंगे और जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इसका जो स्टीयरिंग है ना, वो उसके पहिए इसी पोजीशन पे सेट हो जाएंगे, और आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपका स्टीयरिंग जो है, आपका जो स्टीयरिंग तो सीधा हो जाएगा, लेकिन जो पहिए हैं ना वो इसी डायरेक्शन में जाएंगे, और जैसे ही आप गाड़ी चलाओगे तो आपके पहिए जो है सीधा जाने की जगह इधर को जाएंगे, या फिर अगर आपने गाड़ी इस डायरेक्शन में मोड़ के रोकी थी तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये इसकी मोटर में एक प्रॉब्लम है, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ये, तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को पूरा एक बार हैंडल लेफ्ट में काटना है और गाड़ी को बंद कर देना है। ठीक है, 10 सेकंड आपको इंतज़ार करना है। 10 सेकंड के बाद आपको फिर से गाड़ी स्टार्ट करनी है और फिर से आपको अपना जो हैंडल है वो पूरा राइट में काटना है और फिर से गाड़ी बंद कर देनी है और 10 सेकंड तक उसको ऐसे ही रखे रहने देना है। जब 10 सेकंड हो जाए उसके बाद आपको फिर से अपने गाड़ी का स्टार्ट करनी है, और आपको अपना जो स्टीयरिंग है वो पहिए के साथ बिल्कुल सीधा अलाइनमेंट है। आपको बाहर की साइड झांक के देखना है कि आपके पहिए बिल्कुल सीधे हैं, और उसके हिसाब से बिल्कुल हैंडल ऐसे रखना है और चाबी बंद कर देनी है। और इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 1 मिनट तक, पूरा 1 मिनट जब तक नहीं हो जाए तब तक आपको इसके साथ कुछ नहीं करना, आपको ना गाड़ी स्टार्ट करनी, कुछ नहीं। जब 1 मिनट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करना, और आपका जो स्टीयरिंग है वो भी सीधा हो जाएगा और आपके पहिए भी बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम मुझे ये प्रॉब्लम देखने मिली 4,000 कुछ किलोमीटर पे, सेकंड टाइम मुझे ये प्रॉब्लम देखने मिली 11,000 कुछ किलोमीटर पे, और थर्ड टाइम ये प्रॉब्लम मुझे देखने मिली अभी 2 दिन पहले दोबारा से। और जो बाकी जो 2 गाड़ियाँ हैं उनका मैं रेफरेंस आपको दूँ तो उन गाड़ियों में भी जो i10 ब्लू कलर में, टीन ब्लू कलर में जो CNG में है, उसमें इस गाड़ी में प्रॉब्लम थी वो 4400 किलोमीटर कुछ पे मिली थी,
और जो i10 न्यूज़ कॉर्पोरेट एडिशन है उसमें यही सेम चीज़ 4200 कुछ किलोमीटर पर देखने मिली थी। उन दोनों गाड़ियों की अभी सेकंड सर्विस नहीं हुई है, मेरी गाड़ी की सेकंड सर्विस हो चुकी है और मुझे ये प्रॉब्लम 3 बार देखने में मिल चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला नेगेटिव पॉइंट समझ में आ गया होगा और जो मैंने उसका सॉल्यूशन बताया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसको कंपनी ठीक कर सकती है, बस उसको अपनी गाड़ी को रिकॉल करवाना होगा। अब हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के सेकंड नेगेटिव पॉइंट की। उसको दिखाने के लिए मैं आपको अपनी गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ। इस गाड़ी के स्टीयरिंग में दूसरी जो प्रॉब्लम है वो भी इसकी मोटर के साथ है। वो प्रॉब्लम क्या है? व्हील अलाइनमेंट। जब हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं इस हैंडल के साथ तब हमको ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। जब हम नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, मतलब हम जब शोरूम से नई गाड़ी निकालते हैं उस टाइम जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जब भी आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपका जो हैंडल है ना वो हल्का सा लेफ्ट में ऐसे टिल्ट रहेगा। आप देखना कभी हल्का सा लेफ्ट में टिल्ट रहेगा, या तो गाड़ी स्टार्ट करने पे रहेगा या फिर गाड़ी बंद करने के बाद रहेगा। तो आप देखना हमेशा जब भी आप गाड़ी लेके आए होगे शोरूम से, अभी आपने सेकंड सर्विस नहीं करवाई होगी तो आपने हैंडल चेक करना, ठीक है। उस टाइम आपका हैंडल तो ऐसा होगा गाड़ी बंद होने पे या स्टार्ट होने पे, लेकिन आपके पहिए बिल्कुल सीधे चलेंगे। जब आप अपनी सेकंड सर्विस करवाएंगे उस टाइम क्या होगा, आपका व्हील अलाइनमेंट किया जाएगा जानबूझ के। जब व्हील अलाइनमेंट किया जाएगा तो आपका जो वो हैंडल है ना, इस हैंडल में इस जगह एक लॉक लगाएंगे नीचे लोहे का। लॉक लगाने के बाद आपकी मशीन से चारों पहियों पे मशीन लगा देंगे वो, और जब व्हील अलाइनमेंट करेंगे तो आपका स्टीयरिंग तो सीधा हो जाएगा, लेकिन आपके पहिए या तो इस डायरेक्शन में टेढ़े हो जाएंगे या इस डायरेक्शन में टेढ़े हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो उनका सॉफ्टवेयर है वो ग्रैंड i10 के नाम से, i10 नियोस के नाम से नहीं है। और वो कहते हैं जितनी भी ग्रैंड i10 है उन सबका जो व्हील सस्पेंशन है वो एक जैसा है। तो उन्होंने जब मेरा सेकंड टाइम मतलब फर्स्ट टाइम अलाइनमेंट किया सेकंड सर्विस पे, तो उन्होंने मेरी गाड़ी को बंद रखा, यहाँ हैंडल पे लॉक लगाया और हैंडल तो सीधा हो गया, लेकिन पहिए या तो कभी इस डायरेक्शन में चले जा रहे थे कभी इस डायरेक्शन में चले जा रहे थे। फिर मैं दोबारा से उनको गाड़ी लेके गया कि भाई पहिए इधर उधर जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से थर्ड टाइम क्या करा, उन्होंने फिर चेक किया तो उन्होंने मेरी गाड़ी को बंद रखा। गाड़ी मतलब बंद रखने से मतलब गाड़ी ऑन नहीं थी, ऑफ थी, स्टार्ट नहीं थी, तो गाड़ी ऐसे ही थी। उन्होंने फिर से इस पर लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद उन्होंने फिर से मशीन पे देखा तो मशीन बिल्कुल सही बता रही थी, बोल रही थी कि नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो टेस्ट कर रहा था गाड़ी चला रहा था तो ये टेढ़ी जा रही थी। तो उसने अपने आइडिया से नीचे से ठोक पीट के कुछ भी करके उसने पहिए सीधे कर दिए, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट करी, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी तो क्या हुआ, हैंडल या तो इधर को मुड़ गया या इधर को मुड़ गया। जब गाड़ी बंद कर रहे थे तब हैंडल सीधा था, पहिए इधर जा रहे थे या इधर जा रहे थे। जब उसने ठोक पीट के पहिए सीधे कर दिए, हैंडल भी सीधा कर दिया, तो गाड़ी स्टार्ट होते ही हैंडल या तो इधर हो जा रहा था या इधर हो जा रहा था। फिर मैं थर्ड टाइम एक बाहर जो दुकान पर लड़का काम करता उसको बैठा के लेके गया, थोड़ा दिमाग मैंने अपना लगाया। फिर मैंने उस सर्विस सेंटर पे जाने के बाद उसको भी, वो जो मैं लड़का ले गया था एक बाहर से, वो रस्सी लेके गया था अपनी, तो उसने रस्सी से अगले पहिया और पिछला पहिया दोनों पे वो रस्सी लगा देता था और उनकी मशीनें भी लगी थी। तो उस रस्सी के थ्रू उसने मेरे पहिए सीधे करवाए। और थोड़ा दिमाग जो मैंने लगाया वो ये लगाया कि मैंने अपनी गाड़ी को क्या काम करा, स्टार्ट कर दिया। जब गाड़ी को स्टार्ट कर दिया तो इसकी जो मोटर होती है जो हैंडल को सॉफ्ट करती है, उसने हैंडल को सॉफ्ट किया और मैंने उसी टाइम यहाँ पे लॉक लगवा दिया है, इस जगह यहाँ लॉक लगवा दिया जो गद्दी पे लग जाता है, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट थी, लॉक लगवाया उसने, जो मैं लड़का लेके गया था बाहर से उसने रस्सी में बांधी और जो सर्विस सेंटर वाले थे उन्होंने क्या कहते हैं मशीनें लगाई, तब जाके इसका जो पहिए हैं वो जाके सीधे हुए हैं। लेकिन अभी भी इसका जो हैंडल है, देखो आप, इसका जो हैंडल है अभी गाड़ी बंद है तो अभी हैंडल बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहिए भी सीधे हैं। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा इसका हैंडल इतना सा हल्का सा टिल्ट हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जब आपने नई गाड़ी खरीदी थी तो उसका हैंडल बंद करने के बाद हल्का सा टिल्ट होता है इधर को, या स्टार्ट करने पे आपका हल्का सा टिल्ट होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये दो प्रॉब्लम जो मैंने ये बताई है ये और इससे पहले, ये दोनों प्रॉब्लम इसके स्टीयरिंग के साथ हैं। और स्टीयरिंग में ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग खराब है, फीडबैक अच्छा, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन ये जो दोनों प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है इसकी मोटर से। जो मोटर यहाँ नीचे लग रही है ना, यहाँ ये इसके नीचे, ये दोनों के दोनों इसकी मोटर में ये दिक्कत है, इसलिए। और मैंने कंपनी को कई बार फीडबैक दिया लेकिन वो मानने तैयार ही नहीं होते हैं। और ये दोनों प्रॉब्लम मैंने तीनों गाड़ियों में फेस की है, मैंने तीनों गाड़ियाँ चलाई हैं और तीनों गाड़ियों के
वो दोनों गाड़ी के ओनर से ही पूछा है और मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है, तो तीनों ही गाड़ी में दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये फेस करनी पड़ रही है। मैं आशा करता हूँ आपको भी ये सेकंड नेगेटिव पॉइंट स्टीयरिंग का समझ में आ गया होगा, और जो मैंने उसका सॉल्यूशन बताया वो भी आप यूज़ करना, और आपको पक्का इसका सॉल्यूशन ही 100% काम करेगा। और मैं आपको यही सजेशन करता हूँ कि आप जब भी सेकंड सर्विस करवाओ तो उसका अलाइनमेंट मत छड़वाना। अगर आपने अलाइनमेंट अपना छड़वाया तो आपको ये प्रॉब्लम पक्का देखने को मिलेगी। इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे मेरी कार पर एक डेंट आ गया ड्राइवर वाली साइड, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो राइट साइड जाने लगी थी। आप सेकंड सर्विस में इसका अलाइनमेंट मत करवाना, वरना आपकी गाड़ी पे भी कोई ना कोई डेंट आ जाएगा और सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे हमारी गलती नहीं है। इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट है रिवर्स गियर का। रिवर्स गियर वापस नहीं आता, अटकता है, और कभी कभी टक से आवाज़ आती है और हम लोग स्टीयरिंग मतलब एक्सीलेटर छोड़ देते हैं तो कर्र से ऐसे आवाज़ आती है, मतलब जैसे कोई गलारी कट रही हो। तो इसका सॉल्यूशन दो हैं, दोनों मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये इसमें क्यों आ रहा है। ये देखो i10 नियोस में पेट्रोल वेरिएंट में आता है, जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें ये रिवर्स गियर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहीं जो अभी नई i20 आई है उसमें भी यही रिवर्स गियर की प्रॉब्लम देखने मिल रही है। 10 में से 7 बार रिवर्स गियर पड़ जाता है, लेकिन 3 बार अटकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इससे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे ये अटकता है और कब किस टाइम आपको ये दिक्कत करेगा। इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अपना जो क्लच है उस क्लच को छोड़ दो, जो आपने क्लच दबा के रखा है उसको छोड़ दो, फिर से दोबारा क्लच दबाओ और रिवर्स गियर डालो, तब आपका जो गियर है रिवर्स में आ जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपने अगर क्लच दबाए रखा है तो उसको मत छोड़ो, पहले पहला गियर डालो और पहला गियर डालने के बाद फिर से रिवर्स गियर डालो। तो यही सॉल्यूशन है। और ये जो एरर आ रही है हमें रिवर्स गियर में डालने में, ये तीनों गाड़ी में कॉमन है, और जितनी भी i10 नियोस है उनमें भी है और i20 जो आई है उनमें भी है रिवर्स गियर की प्रॉब्लम। और कभी कभी आपको इतनी तेज आवाज़ आई खट से एकदम, जैसे पता नहीं कि इंजन में से कुछ निकाल लिया, ऐसे आवाज़ आती है, तो भाई ये अच्छी बात नहीं है इसकी। अगली प्रॉब्लम है इसके टायर की। इसका जो टायर है वो ये है, इसके टायर में जो ग्रिप है ना, ये 3 ग्रिप देख रहे हो आप, इस तीनों ग्रिप में पथरी फंस जाती हैं, बड़ी बड़ी अच्छी खासी बड़े साइज़ की। और जब ये फंस जाती हैं इसमें और आपकी गाड़ी स्पीड से चलती है 20-30 की स्पीड के ऊपर, तब आपको टक 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 आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, कभी लेफ़्ट से, कभी राइट से, कभी आगे से, कभी पीछे की बॉडी से। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी के दरवाज़ों में से आवाज़ आ रही है। ये बात मुझे कब पकड़ में आई, जब मेरे 4000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए उसके बाद, तब मुझे पथरी फंसी हुई दिखाई दी और उस टाइम आवाज़ आ रही थी, तब मेरे ये बात पकड़ में आई। नहीं तो मैं यही सोचता रहता था भाई मेरे दरवाज़ों में से आवाज़ आ रही है, टक 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 आवाज़ आती ही रहती थी। तो ये अच्छी बात नहीं है भाई, इसमें इतनी जगह है यार बीच में, कोई भी रोड़ी फंस जाती है कहीं भी हो। मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा, कभी कोई रोड़ी फंसेगी, बजरी फंसेगी, किसी भी स्पीड ब्रेकर पर रोड़ी फंस जाती है, तो ये सही नहीं है। दूसरा ये जो नेगेटिव पॉइंट था ये कॉमन है, ये सबको देखने मिलेगी, टक 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 की आवाज़ आ रही है। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो इस टायर का। आप अगर देखो तो ये टायर है अपोलो अमेजर 4G सीरीज़ का, 4G इको है, हाँ अपोलो का अमेजर 4G इको। ये टायर 1800 किलोमीटर पे फट गया, 1800 किलोमीटर। आप यकीन मानो फर्स्ट सर्विस आपकी 1200 से 1400 के बीच में हो जाती है, फर्स्ट सर्विस के बाद ये तुरंत 1800 पे फट गया। अब जब मैं इस टायर को लेके गया कंपनी के पास सर्विस सेंटर पे, वो बोलते हैं, उनका एक बंदा बोलता है ऐसा है आपकी गाड़ी में CNG टैंक रखा हुआ है पीछे, उसका वजन नहीं झेल पाया, ये टायर इसी जगह लगा था नीचे। तो बोलते हैं कि आप ये टायर जो है वजन नहीं झेल पाया। 1 लाख टायर बनते हैं एक दिन में, जन कितने, उसमें एक आध प्रोडक्ट निकल जाता है ऐसा पैसा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपोलो की एजेंसी पे कांटेक्ट किया, कंप्लेंट डाली कि भाई मुझे वारंटी तो दो इसकी, कम से कम कुछ रिप्लेसमेंट दो, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा तो मुझसे पैसे ले लो थोड़े, लेकिन मुझे इसके रिप्लेसमेंट में थोड़ा ऑफ करके दे देना। तो वो ये कहते हैं कि हमारा आपकी कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम अपने टायर बना के बेचते हैं, अगर आप हमसे 4G लाइफ टायर खरीदते तब हम आपको देते, लेकिन हमारा इस टायर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा भाई ठीक है। फिर मैं लोकल डीलर के पास गया तो लोकल डीलर बोलता भाई इस सीरीज़ का तो कोई टायर आता नहीं है, आपको फर्जी टायर चिपका दिया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ये फर्जी होता तो बाकी टायर भी फर्जी होते।
तो फिर मैंने फिर कंपनी को फ़ोन किया अपोलो को, तो उन्होंने बताया कि जितने लॉकडाउन की वजह से जितने भी टायर बन रहे थे प्लांट में वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जा रहे थे, मतलब जितनी भी कंपनी गाड़ी बनाती है उन प्लांट को डायरेक्ट दिए जा रहे थे। और इसका भी ऑफलाइन मार्केट में कोई टायर अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, और पूरा 1 साल हो गया है, अभी तक ये टायर किसी भी अपोलो के लोकल डीलर के पास नहीं आया, ना इस सीरीज़ का कोई नामो निशान मिला है। तो मैं अभी तक इस इंतजार में बैठा हूँ भाई टायर आएगा तो मैं स्टेपनी में लगवाऊंगा। तब तक मैंने एक MRF का सेकंड हैंड टायर मैंने ले लिया है, जिसमें 3-4 पंचर थे, मैंने बस मतलब बैकअप के लिए लगा के रखा है। तो यार आप इसकी कंडीशन देखो, 1800 किलोमीटर पर फटा है, देखो जरा ऐसे ही रखा बिल्कुल नया ताजी। अब एक ने जुगाड़ बताया था कि पैच लगवा लो इसमें काम चल जाएगा, तो भाई देखेंगे, अगर चला तो चला, नहीं तो बदलेंगे। अच्छा जो फटा था वो देख लो, ये फटा है, अगर दिख रहा हो। टायर फटने वाली प्रॉब्लम मेरी अकेले की है, बाकी मैंने अभी किसी का नहीं देखा। हो जाता है 1 लाख में एक आध ऐसा निकल जाता है टायर, बाकी जो गिट्टी फंस जाती है वो सबकी प्रॉब्लम है। मेरे को अगला इशू देखने आया इसकी कार की जो AC की कंट्रोल यूनिट है ना, उसमें जो हवा की डायरेक्शन सेट करने वाला होता है, उसमें मेरे को ये प्रॉब्लम देखने आया। वो जब हम उसकी डायरेक्शन हवा की सेट करते थे, देखो जब मैंने गाड़ी जून में खरीदी थी तब मुझे हवा सामने की साइड मुंह पे फेस पे चाहिए रहती थी, क्योंकि मैं AC चलाता था। जब नवंबर आई, नवंबर में मुझे ज़रूरत पड़ी, जब ठंड होती है तो मुझे विंड शील्ड की ज़रूरत पड़ी डायरेक्शन करने के लिए। तो जब मैंने उसकी नॉब को घुमाया तो पूरी आती ही नहीं थी डायरेक्शन वाली नॉब। और जब हम नीचे डायरेक्शन जब उसकी नीचे करते थे तो नीचे जिस पॉइंट पे आती थी वो उसके ऊपर वाले पॉइंट का काम करती थी, तो वो जहाँ तक नीचे जानी चाहिए उसकी जगह वो और नीचे तक जाती थी, और ऊपर जितनी जानी चाहिए ऊपर पूरी नहीं जाती थी। तो मैंने उनको दिखाया सर्विस सेंटर वालों को, वो बोले अरे कुछ नहीं है, नीचे से घुसा हैंडल के नीचे से सेट करने लगा, बोला अरे गलारी कटी हुई है, गलारी जब आ जाएगी तब हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है, लॉकडाउन चल रहा है, आप कभी और सही करवा लेना जब गलारी आ जाए, अभी इसके पार्ट्स है नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइम थोड़े दिनों बाद मैं ये सोचता था कि जो पैर जहाँ हम लोग गाड़ी चलाते हैं वहाँ नीचे एक डक्ट होता है, उसमें से हवा आती थी, थोड़ी बहुत आती तो भी ठीक है, लेकिन बहुत हवा आती थी। और ये सब मुझे महसूस जाड़ों में हुआ, क्योंकि गर्मी में AC चलती तो ठंडी ठंडी हवा आती थी, लेकिन जब जाड़े आए तब तो मैं AC ना तो ब्लोअर चलाता था ना AC चलाता था, तो उसमें बहुत गर्म गर्म हवा आती थी। तो ऐसे ही जब मैं दूसरी बार गया तो बोलता है कि आपका जो ये जो नॉब है ना, नॉब की एक वायर आती है पर्दा बंद करने के लिए, जो डक्ट होते हैं उनका पर्दा बंद करने के लिए एक वायर होती है, वो वायर छोटी पड़ रही है, इसलिए आपका जो नॉब है वो ऊपर तो नहीं जा रही है, नीचे आ जा रही है। मैंने कहा भाई बदल दे, बोलता है भाई लॉकडाउन चल रहा है, पार्ट्स नहीं है, फलाना ढिमकाना, सर्विस सेंटर वाले ऐसे ही करते हैं। फिर तीसरी बार क्या हुआ, मैं 300 किलोमीटर का रन था, मैं हाईवे पे जा रहा था, और चलते चलते इंजन की जितनी भी गर्म हवा होती है ना वो इतनी आती थी अंदर, ये पेंट वेंट पूरी गर्म हो जाती थी, पैर पूरे गर्म हो जाते। तो उस दिन क्या हुआ, मैं और मेरे पापा जा रहे थे और ऐसी हालत हो गई कि मैं बेहोश होने वाला था, इतनी गर्म हवा आ रही थी अंदर। तो फिर उस दिन जब ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो हमारे पापा और मैंने सोचा आज लड़के आज इसको कुछ ना कुछ करेंगे, और सीधे अगर मारपीट करनी पड़े तो मारपीट भी कर लेंगे। हम गए वहाँ, हमारी टोनी अलग थी बिल्कुल लड़ने वाली, तो वो समझ गए आज तो हमें कूट के जाएंगे कुछ भी हो जाए। तो बहाने तो उन्होंने बहुत बनाए, लेकिन फिर भी आखिरी में उन्होंने क्या काम करा कि चलो हम मंगा देंगे ये फलाना ढिमकाना कर करा के, उसने क्या काम करा, डक्ट के सारे रास्ते बंद कर दिए, और जो डक्ट का जो सिर्फ सामने वाला पर्दा था बस वही चालू रखा, बाकी सब हटा दिए, और रिप्लेसमेंट के लिए उसने रिक्वेस्ट डाल दी। रिक्वेस्ट डालने के बाद 20 दिन के बाद वो जब नई यूनिट आई तो वो जो डायरेक्शन की जो नॉब है ना मैनुअल वाली, वो तीनों की कंप्लीट यूनिट है, हवा के पंखे वाली, AC का कूलिंग कंट्रोल करने वाली और हवा की डायरेक्शन वाली, वो तीनों की एक कंप्लीट यूनिट है। और वो यूनिट पूरी की पूरी नई आई, मैं आपको उसका बिल दिखा दूंगा, जो भी थी बिल है जो 0 रुपये पे पड़ा है मुझे, तो मैं उसका बिल दिखा दूंगा आपको। जब वो आई तो उस यूनिट को और जो मेरी गाड़ी में पहले से लग रही थी, जब हमने दोनों को मिलाया कंपेयर करा तो भाई AC की जो वायर थी
जो वायर कंट्रोल करती थी वो वायर बिल्कुल सही थी, कोई छोटी नहीं थी जो मुझे बेवकूफ़ बनाते थे वो कि तुम्हारी वायर छोटी है। दूसरी, उसमें नीचे एक जो हैंडल के नीचे गलारी फिट होती है वो गलारी भी बिल्कुल ठीक थी। दिक्कत उस नॉब के अंदर ही थी, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये जब मैन्युफैक्चर हुआ था प्लांट में तभी उसमें जो इनबिल्ट उसमें दिक्कत थी, लेकिन ये लोग मानने तैयार नहीं थे। जब आ गई डाल दी, उसके बाद मुझे फीडबैक कॉल आता है ऊपर से, अब पता नहीं कहाँ का था, आवाज़ मुझे साउथ की लग रही थी, लेडीज़ की, जो लेडीज़ थी फ़ोन करके बोलती है, सर आपने 13,000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी की यूनिट ख़राब कर ली। मैंने कहा भाई तुम बात किससे कर रहे हो, तुम्हें पता है? बोलती है नहीं वो तो ठीक है, हम ऐसे डालते नहीं है, वो तो हमने डाल दी। तो मैंने उससे एक ही बात बोली छूटते, तू तो क्या तेरा बाप भी डाल के देगा और फ्री में डाल के देगा, क्योंकि जब आपकी गाड़ी वारंटी में है और आपके अंदर गाड़ी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं डिफेक्ट आया है तो आपको करना पड़ेगा। और तो वो एहसान डाल रही थी कि हमने कर दिया, तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम दे रहे हो तो आपको वो चीज़ सही करके देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने एहसान दे दिया कि हम बदलते नहीं हैं, आपने जल्दी ख़राब कर लिया, अरे हमें पता चला, हम कितनी बार गए तब तो डाला है। तो ये यूनिट की प्रॉब्लम थी जो मुझे देखने को मिली है। अब बाकी दोनों जो गाड़ी हैं उनमें नहीं देखने को मिली है, सिर्फ मेरे उसमें देखने को मिली है। लेकिन जो उसके पर्दे हैं, पर्दे जो बंद होते हैं ना, वो 5 में से 3 बार बंद होते हैं, 2 बार नहीं होते हैं। इनके पर्दों में दिक्कत है। आपको मैं नीचे वेंट, जहाँ जहाँ डक्ट है ना, उसके एसी का वेंट है, जहाँ डक्ट है नीचे का ऊपर का, आप जब भी अपनी चेंज करोगे मैनुअल, उसमें मैनुअल कंट्रोल यूनिट में, तो वो पर्दे बंद नहीं होते, झटके से करने पड़ते हैं तब जाके बंद होते हैं। और ये जो पर्दों के बंद होने की दिक्कत है तीनों गाड़ी में है, ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी में, तीनों गाड़ी में। हाँ, आप चेक करना जो आपके नीचे जहाँ पैर रहता है, हाँ वहाँ पे जो डक्ट है उस जगह हाथ लगा के देखना, और एसी चल रही है वहाँ हल्का, हमेशा हल्की हल्की हवा आएगी। तो ये नहीं है कि आपकी हवा बिल्कुल नहीं आएगी, हवा आती हल्की, लेकिन मेरे में बहुत ज़्यादा आ रही थी। अगला इसका नेगेटिव पॉइंट है सीएनजी के मीटर का। इसका जो सीएनजी का मीटर है हमेशा गलत रीडिंग दिखाता है। कहने का मतलब आपकी सीएनजी होगी कम और उसके सेल दिखाएगा ज़्यादा, कभी दिखाएगा 3, कभी दिखाएगा 4, लेकिन वो 3 और 4 सेल है ना आखिरी के, वो कभी भी धोखा दे जाते हैं। मुश्किल से 15 किलोमीटर चलती है उसमें सीएनजी। अगर आप ये सोचो कि अभी 3 सेल हैं 4 सेल हैं तो मेरी तो बहुत लंबी चलेगी, तो आप इससे बिल्कुल दूर रहना, ये भ्रम में मत रहना, मुश्किल से 15 किलोमीटर चलेगी। तो ये अभी इसको सुधारने की ज़रूरत है काफ़ी, क्योंकि ना तो इसमें आपको माइलेज पता चलता है कितना है, और फिर वो सेल भी गलत बताते हैं कि अभी उसमें सीएनजी कितनी है। मैं तो भाई ट्रिप सेट कर लेता हूँ और आइडिया ले लेता हूँ आखिरी बार कितने किलो सीएनजी पड़ी थी, तो मैं अपना एक नॉर्मल एक एवरेज लगा लेता हूँ और उतनी मुझे लगभग चल जाती है ये गाड़ी। तो इसके मीटर पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। अगली प्रॉब्लम है इस गाड़ी के टैंक में जो सिलेंडर लगा हुआ है ना, इस गाड़ी के बूट में जो सिलेंडर लगा है उसमें 8 kg सीएनजी आनी चाहिए 200 के प्रेशर पे, लेकिन जब मैं सीएनजी पड़वाने जाता हूँ तो वहाँ 200 से 210 के प्रेशर पे इस पे 7.927 किलो सीएनजी आती है, मतलब 8 किलो कभी आई नहीं। एक बार मुझे ज़िंदगी में इस पूरे 1 साल में एक ही बार 8 किलो सीएनजी मिली है, वो भी जब 230 का प्रेशर था और रात के 1 बज रहे थे, तब इसमें सिर्फ ज़िंदगी में एक बार आई है पूरे पिछले 1 साल में 8 किलो सीएनजी, नहीं तो हमेशा 7.927 kg। अगर आप लोगों को भी इतनी आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में चेक करके बताना जिसके पास ये सीएनजी में है। और ये प्रॉब्लम इस वाली सीएनजी में और जो टीन ब्लू कलर की सीएनजी है वो दोनों में ही है, क्योंकि सीएनजी का टैंक तो सेम ही है, ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी में कम आती है, उसमें भी इतनी आती है। अगला नेगेटिव पॉइंट है इसके साइड में जो व्यू मिरर है ना इधर उधर, उन दोनों का, क्योंकि हम 7,50,000 रुपये दे रहे हैं यूपी के अंदर इसको ऑन रोड देने के लिए, और कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा है। तो इतने रुपए में हम लोगों को एक फोल्डेबल साइड व्यू मिरर मिलने चाहिए, लेकिन वो हाथ से फोल्ड करने पड़ते हैं, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देते हैं, जबकि ये फीचर हमें मैग्ना में मिलना चाहिए था सीएनजी के अंदर। क्योंकि इतना अगर हम पेट्रोल में ले रहे होते तब तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते, लेकिन हम मैग्ना सीएनजी ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए और ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमें ये चीज़ देनी चाहिए थी, भले 5,000 रुपये बढ़ा देते, लेकिन इसको देना चाहिए था। और वहीं इन्होंने पेट्रोल में कॉर्पोरेट एडिशन में वो फीचर दे दिया है, तो ये कुछ सही हिसाब नहीं है। आप सीएनजी के मैग्ना में भी भाई फोल्डेबल मिरर दो। हाँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, काम चल जाता है, लेकिन बार बार बंद करने पड़ते हैं, ये दिक्कत है भाई। छठा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है भी और नहीं भी है, छठा नेगेटिव पॉइंट ये है इसका बूट स्पेस। सिलेंडर लगने के बाद इसका बूट स्पेस में जो इतनी सी जगह बचती है ना पीछे थोड़ी, उसको कम से कम इतना रखना चाहिए था कि आपकी कोई भी एक ट्रॉली आ जाए
तो बड़ी साइज़ मीडियम साइज़ की ट्रॉली तो नहीं आती, स्मॉल साइज़ की ट्रॉली आ जाती है। अगर हम उसका जो विड्थ है थोड़ी सी भी अगर इतनी बढ़ा देते तो उसमें कोई भी ट्रॉली आ जाती है। हमेशा ट्रॉली इतनी फंसती है बस, मीडियम साइज़ की ट्रॉली भी इतनी फंसती है, बड़ी साइज़ की इतनी। अगर इतना सा भी स्पेस थोड़ा होता है, जो एक्स्ट्रा बॉडी पीछे को निकाल ली है इसकी, उसको थोड़ा कम करके जगह पीछे की अगर थोड़ी बन जाती तो उसमें ट्रॉली खड़ी हो जाती 3। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया, बस छोटी सी ट्रॉली खड़ी हो सकती है। अगर हम इंडियंस, अगर आप अपने आप को इंडियन मानते हो तो आप थैलों में कपड़े डाल के इसके अंदर बहुत सामान भर सकते हो। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं जितना भी सामान लेके जाता हूँ भाई, मैं इसमें सब घुसेड़ देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा सामान नहीं आता, इसमें सामान आता है, बस आपको हिसाब से लगाना आना चाहिए, किस तरीके से ले जाना है ये आना चाहिए। क्योंकि आपके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं वो तो जगह देखती हैं, जगह ज़्यादा है तो उतने ही खूब सारा सामान ले लेती हैं, अगर जगह कम है तो कम सामान लेती हैं। तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए सामान को, तो आप आराम से इसमें सामान रख लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दिल्ली से जब रूम शिफ्ट करके लाया था तो मैंने सीट गिरा ली, जो बहुत सामान लाया था, उम्मीद से ज़्यादा लाया था, मुझे तो लग भी नहीं रहा था इतना सामान आ जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सामान आ जाता है। बस आपको हिसाब से फिटिंग बैठानी आनी चाहिए। तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट है भी और नहीं भी है। अब तक मैं आपको 6 नेगेटिव पॉइंट बता चुका हूँ मेन। इन 6 में से 3 ऐसे हैं जो तीनों गाड़ी में मुझे देखने मिले और 3 ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे देखने मिले। तो उन्हीं 3 को आप कंसीडर करिएगा जो सभी गाड़ियों में देखने मिल रहे हैं। एक तो स्टीयरिंग वाली दोनों प्रॉब्लम और तीसरी रिवर्स गियर वाली प्रॉब्लम। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा आपको देखने मिलेंगी हर गाड़ी में। और चौथा जो इसके टायर में गिट्टी फंस जाती है। ये 4 नेगेटिव पॉइंट हैं जो मेन ले दे के हर गाड़ी में आपको देखने मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है इसका इंजन का। आप मार्केट में कहीं भी निकल जाओ, 1.2 लीटर इंजन के साथ कोई भी कंपनी CNG देने तैयार नहीं है। CNG आपको हमेशा 1000 सीसी में, मतलब 1 लीटर के इंजन में या फिर 1100 सीसी में मिलेगी, और वो भी हुंडई दे रही है। तो हुंडई की ये एकमात्र गाड़ी है, और वैसे भी इंडिया के अंदर एकमात्र गाड़ी है जो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है। एक i10 नियोस और दूसरी ऑरा आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि उसमें बूट स्पेस ज़्यादा है, लेकिन उसकी थोड़ी लंबाई भी बढ़ जाती है तो हर घर में आ नहीं पाती। जैसे आप देख रहे हो, मैं ऑरा ही लेनी थी मुझे, लेकिन पीछे थोड़ी जगह कम बच रही थी, हम लोगों को उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती निकलने के लिए, तो हम इसको लेके आए। नहीं तो हमें ऑरा ही पसंद आई थी और हम ऑरा ही ला रहे थे। इसकी बड़ी बहन है ये समझ लो, अंदर से तो पूरी सेम है, लेकिन इधर जगह कम है खड़ी करने के बाद, इसलिए हमने ये खरीदी, नहीं तो ऑरा ही लाते। जब इंजन की बात आती है तो सब लोगों के दिमाग में एक बात जाती है कि भाई जब इंजन 1.2 लीटर का है वो CNG पे चलेगी तो उसकी पावर कम हो जाएगी। तो क्या ये सच बात है? तो ये सच जब तक है जब तक आप इसमें गाड़ी में 5 लोग नहीं बैठाओगे। अगर आप इस गाड़ी में 4 लोगों को बैठा रखा है और 4 ही लोगों का आपका सामान है इस गाड़ी के अंदर, तब तक पेट्रोल में और CNG में कोई फ़र्क महसूस ही नहीं होगा कि भाई इसका पिकअप कम है कि ज़्यादा है। बिल्कुल बराबर चलती है 120 की स्पीड तक। जब तक आप 120 की स्पीड पे चल रहे हो तब तक 4 लोग इसमें बैठे हैं तो आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 5वां बंदा बैठा लिया और 5वें बंदे का सामान भी आ गया, तब इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और ये 1200 सीसी की जगह है, मतलब 1.2 लीटर इंजन की जगह ये 1.1 लीटर इंजन वाला काम करती है। मतलब जितनी स्पीड, मतलब जितना एक्सीलरेटर हम प्रेस करके 60 पे चल रहे थे 4 लोगों पे, तो हमें 5 लोगों पे 60 की स्पीड पे चलने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पावर कम होने लगती है 5वां बंदा बैठने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं, गाड़ी चलती है। फ़र्क आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि 4 लोगों पे कितना आता है, 5 लोगों पे कितना आता है। तो इस ऐसा होने से इंजन पे क्या कहते हैं लोड पड़ेगा? नहीं, इंजन पे लोड नहीं पड़ता, बस थोड़ा इंजन स्ट्रगलिंग करना शुरू कर देता है। मतलब जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपके स्टीयरिंग में अलग से वो वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा कि हाँ आपका इंजन हल्का सा लोड ले रहा है और CNG पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन आपको मिल रही है। लेकिन पेट्रोल पे ऐसा नहीं है, पेट्रोल पे मस्त भागती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसका पिकअप का। इस गाड़ी में पता ही नहीं चलता कि भाई गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है CNG पे चल रही है। जब तक आप 120 क्रॉस नहीं करोगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। 120 तक इस गाड़ी का जो पेट्रोल का परफॉर्मेंस है बिल्कुल वैसा ही है जैसा CNG पे है। तो इस मामले में मैं हुंडई को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, आपने इतनी बढ़िया किट बनाई CNG किट, जिससे हमें ये देखने को मिला। और ऐसा पिकअप मैंने CNG की किसी गाड़ी में नहीं देखा जितना अच्छा पिकअप इसमें है। बिल्कुल पानी की तरह, मक्खन की तरह चलती है, बिल्कुल आप बिना टेंशन चलाओ,
पता ही नहीं लगना आपको गाड़ी कहाँ चल रही है, एकदम जैसे समुंदर में तैरते हुए जा रहे हो। बहुत बढ़िया पिकअप है भाई इसका। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका हॉर्न। भाई मैं जो गाड़ी चलाता हूँ गांव देहात के इलाके में, शहर बिल्कुल सिटी जो प्रॉपर है उसमें चलाता हूँ, और ऐसे में इतनी भीड़ मिलती है और बिल्कुल कान बंद होते हैं ना लोगों के, ऐसे चलते हैं बिल्कुल ऐसे। तो इसका जो हॉर्न है ना भाई बहुत बढ़िया है। इसके हॉर्न के हमारे आदमी भागा भागा फिरता है। अब कुछ लोगों को इसका हॉर्न ऑटो वाला लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका हॉर्न प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बढ़िया है, और मैं तो भाई शुक्रिया कर रहा हूँ हुंडई का कि उसने मुझे हॉर्न दे दिया। ऐसा नहीं तो मैं ये सोचता था कहीं वो छोटा पी पी वाला हॉर्न नहीं मिल जाए मुझे गाड़ी में। तो ये हॉर्न बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़बरदस्त है। शहर में और देहात वाले इलाकों में आपको चलाने में मज़ा आएगा ये गाड़ी। और इसके हॉर्न से सब लोग हटते भी हैं, क्योंकि गाँव देहात में तो ट्रक का हॉर्न बाइक में लगा के घूमते हैं, आपके कान पे पी बजा के चले जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। अगला पॉजिटिव पॉइंट है इसका केबिन की नॉइस। केबिन में कोई नॉइज़ ही नहीं आती। आपने अगर चारों शीशे ऊपर करके रखे हैं तो आपको अपने हॉर्न की भी आवाज़ नहीं आएगी। गाड़ी स्टार्ट है नहीं है बिल्कुल नहीं पता लगेगा, और आप खुद सेल्फ मार दोगे दोबारा से। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने चारों शीशे नीचे करके रखे हैं तो आपको रोड की नॉइज़ आएगी, लेकिन आपकी गाड़ी के जो स्टार्ट है या नहीं है ये आपको फिर भी पता नहीं चलेगा। तो कई बार धोखा हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट होती है हम फिर से स्टार्ट करने के लिए सेल्फ मार देते हैं, तो ये कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन हमें करना नहीं है, हमको बाई उसकी एलईडी इंडिकेटर देख के रखना है गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। तो ये बहुत सही बात है, अंदर किसी भी तरीके की फालतू आवाज़ नहीं आती है। फिर बात नेक्स्ट पॉइंट है इसका एसी का। एसी इसकी इतनी ज़बरदस्त है भाई, तुरंत ठंडा कर देती है, और भाई एक नंबर है, कोई शिकायत ही नहीं है एसी से। बैठते ही भाई अंदर ठंडा करती है, मस्त ठंडा करती है। एसी के बारे में तो आप कोई भी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है भूल जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्पीकर का। स्पीकर का आउटपुट इतना है कि आपके गाड़ी के चारों शीशे नीचे हैं तो भी आपको अच्छी आवाज़ देगा, अगर चारों शीशे ऊपर हैं फिर भी आपको सफिशिएंट आवाज़ देगा, आपको कहीं से भी साउंड की कमी नहीं महसूस होगी। हाँ, फ्रंट के जो आगे के दोनों दरवाजे उनमें से ज़्यादा साउंड आती है, पीछे के दोनों दरवाजे उनमें से कम साउंड आती है। तो ये उनका अपना अलाइनमेंट है, उन्होंने क्या कैसे किया है, क्या उनकी सोच है, जो भी है, लेकिन आवाज़ इतनी है कि आपको कभी कम नहीं लगेगी। इसका जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है ड्राइवर की सीट। ड्राइवर की सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, और हाइट एडजस्ट करने के बाद आधे से भी ज़्यादा बोनेट दिखाई देता है अगर आप मैक्स हाइट पे कर दोगे। तो जो लोग नए ड्राइवर हैं उनको बहुत बढ़िया ये मज़ा आने वाला है गाड़ी चलाने में, क्योंकि आधे से ज़्यादा बोनेट दिखना बहुत तगड़ी बात होती है यार। मतलब अगला ही थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है जो नहीं दिखाई देता है। तो जिन लोगों ने नई गाड़ी चलानी सीखी है वो इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग मारुति सुजुकी की गाड़ी चलाते थे उनका जो रियर व्यू मिरर होता है वो कार के शीशे में बिल्कुल ऊपर की साइड होता है, लेकिन इस गाड़ी में बीच में, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी भी हाइट ज़्यादा है। तो जो लोग मारुति की गाड़ी चलाते हैं उन लोगों को ऐसा लग सकता है कि इसका जो फ्रंट व्यू है ना वो थोड़ा कम है, क्योंकि जो हम इधर लेफ्ट वाली साइड देखते हैं उनको वो जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को ये दिक्कत होती ही नहीं है, जिन्हें इधर के जो लोग लेफ्ट साइड का जजमेंट ही नहीं करते, अपने आइडिया से चलते हैं, उन लोगों को दिक्कत होने ही नहीं वाली। ना तो वो मिरर परेशान करेगा, ना आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम। मुझे शुरू में 2-3 दिन लगा था, फिर उसके 1 घंटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पता चला। मैं तो मस्त दौड़ाता हूँ गाड़ी, मुझे इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं सीधे से देख लेता हूँ। और जो फ्रंट व्यू है इसका बहुत बढ़िया है, आप अपना रिलैक्स पोजीशन में बैठो, बहुत ज़बरदस्त व्यू है इसका फ्रंट व्यू। अगला पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्पेस। इस गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो मोर देन सफिशिएंट है, कितना ही मोटा आदमी हो, कितना ही पतला आदमी हो, लेकिन 6 फुट से लंबा ना हो। मोटा कितना चल जाएगा, छोटा कितना चल जाएगा, लेकिन 6 फुट से ज़्यादा नहीं चलेगा। 6 फुट तक के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। और जो इसकी जो थाई सपोर्ट है सीट की, ऐसा नहीं है कि वो आधी तक आती, फुल आती है यहाँ तक। तो जो लोग मतलब जिनको सीधे बैठने की आदत है उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो लोग कंफर्टेबल बैठना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि थाई पूरी यहाँ तक मिलती है और इसके जो सीट का जो पोस्चर है वो पीछे को है ऐसे। लेकिन जो लोग अलर्ट होकर बैठते हैं उनके लिए भाई दिक्कत हो सकती है। और बात करें इसकी, इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो ऐसा बनाया गया है, वो स्टिफ है और ऐसा बनाया गया है कि गाड़ी को झटका लग जाएगा लेकिन आपको नहीं लगेगा। और जो गाड़ी गांव देहात में और शहर में चल सकती है वो किसी भी जगह चल सकती है, और जो कंफर्ट गाड़ी आपको गांव देहात की रोड पे दे सकती है ना, उससे बढ़िया कंफर्ट आपकी गाड़ी कोई नहीं दे पाएगी। मतलब जिस गाड़ी ने गांव देहात की सड़क पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है
वो गाड़ी आप कहीं भी ले जाना आपको हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देगी, और इस गाड़ी से मैं संतुष्ट हूँ। ये गांव देहात की सड़कों पर बहुत मस्त परफॉर्मेंस देती है, आपको किसी भी तरीके के झटके महसूस नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। देखो गांव देहात की सड़कें क्या होती हैं, बीच से तो बिल्कुल सही होती हैं, लेफ्ट राइट साइड से और लेफ्ट साइड से गायब होती हैं। तो गाड़ी के जो पहिए हैं ना वो ऐसे चलते हैं, और जो बीच की रोड होती है वो उठी हुई होती है। तो जो आगे गाड़ी का हिस्सा है, जो इंजन के नीचे का जो लेग गार्ड है ना, वो अच्छी अच्छी गाड़ियों को सटता है, लेकिन ये गाड़ी निकल जाती है। लेकिन कुछ गड्ढे ऐसे होते हैं, कुछ जगह की रोड ऐसी होती हैं कि उनमें वो भिड़ता है। तो मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा कि मेरे इंजन का जो इंजन गार्ड है ना, नीचे एक एक्स्ट्रा ब्लैक कलर की पट्टी निकली, वो कितनी लड़ी हुई है और उसने मुझे कितना सपोर्ट किया है। और ये बड़े बड़े गड्ढे झेल जाती है, लेकिन जब छोटे गड्ढे होते हैं हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, अरे यार इतने बड़े गड्ढों से तो निकली है गाड़ी, इससे क्या भिड़ जाएगी, और ये उसी में भिड़ जाती है जाके। तो बड़े बड़े गड्ढे तो निकाल देती है, छोटे गड्ढों में भिड़ जाती है जाके। टाटा की कार से ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। आप टाटा की कोई भी ले लो, टियागो ले लो, जैस ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, उससे ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, और गांव देहात में ये उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पार्किंग के जो सेंसर है वो पॉजिटिव। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 4 मिलते तो 2 कर दिए, तो ऐसा नहीं है। ये जो 2 हैं ये 4 का काम करते हैं। इनका जो सेंसर का जो रीडिंग का एरिया वो काफ़ी वाइड है, और जितना 4 काम करते थे उतना ये दोनों काम करते हैं। तो आप ये मत सोचना कि इन्होंने हम गाड़ी के पैसे भी बढ़ा दिए और सेंसर की जो यूनिट थी वो कम कर दी। ये दोनों सफिशिएंट काम करते हैं, एक्यूरेट काम करते हैं, कभी धोखा नहीं देते हैं। अभी तक तो मुझे 1 साल में नहीं दिया। अब इस गाड़ी का सबसे प्लस पॉइंट और इस गाड़ी को क्यों खरीदना चाहिए। अभी तक हमने जितने नेगेटिव पॉइंट की बात करी, पॉजिटिव पॉइंट की बात करी, उन सब में सबसे बड़ा इसका बाप जो है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है माइलेज का। 1.2 लीटर इंजन होने के बावजूद इसका जो माइलेज है ना भाई, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता इतना आ सकता है, क्योंकि लोग आफ्टर मार्केट फिटिंग करवाते हैं उनका भी 20-22 निकल के आता है एसी पे, लेकिन कंपनी फिटेड होने के साथ साथ इसका माइलेज बहुत अच्छा आता है। मैंने पूरा एक नोट बना के रखा है, मुझे किस टाइम कितनी स्पीड पे मुझे परफॉर्मेंस मिला, कितना माइलेज मिला, मैंने पूरा है, और मैं आपको इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो आप देखो, सुनो। मैंने गाड़ी 24 जून को खरीदी थी। जून से नवंबर तक एसी चलाई मैंने इस गाड़ी में। इस दौरान मैंने अलग अलग स्पीड पे गाड़ी चलाई। इसमें मैक्सिमम एक बार में 7.927 kg CNG आती है, कभी 8 तो आई नहीं है। तो मैं 7.927 kg के हिसाब से ही आपको माइलेज बताऊंगा। कहीं और अगर मिल रही हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी गाड़ी में 7.927 kg CNG आती है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर आप 100 प्लस स्पीड कर रहे हो, एसी ऑन है, अभी मैं जितनी बात करूँगा वो एसी ऑन पे करूँगा। एसी ऑन है, 100 प्लस स्पीड है, तो आपकी मैक्सिमम 180 किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी, और इस हिसाब से आपको 22.70 का किलोमीटर पर केजी माइलेज मिलेगा। मतलब आपकी एक बार गाड़ी अगर आप 100 प्लस चला रहे हो, एसी ऑन है, तो आपको 22.70 का माइलेज मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी 80 से 100 की स्पीड पे है तो आपकी गाड़ी मैक्सिमम 200 किलोमीटर चलेगी, और आपको जो माइलेज मिलेगा वो 25.23 का मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी 70 से 80 के बीच में चल रही है, 70 से 80 किलोमीटर पर किलोमीटर की स्पीड है, अगर आपकी गाड़ी की 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड है, तो आपकी गाड़ी मैक्सिमम 210 किलोमीटर चलेगी, और आपको जो माइलेज मिलेगा वो 26.49 का मिलेगा। तो मैं अगर ले दे के बात करूं, एसी ऑन है, तो आपकी गाड़ी कम से कम तो 180 किलोमीटर चलेगी। आप कितनी रगड़ के कितनी गंदी तरीके से चला लो 100 प्लस पे, तब तो आपकी गाड़ी 180 चलेगी किलोमीटर तक जाएगी। और आप 70 से 80 तक चलाते हो, एसी ऑन है, तो आपकी गाड़ी 210 तक जाएगी। मतलब 180 से 210 के बीच में चलती है। आपको अपने खुद देखना पड़ेगा आप किस स्पीड पे चला रहे हो, और आपको जो माइलेज है वो 22.70 से 26.49 तक मिलेगा जब एसी ऑन है। ये काफ़ी अच्छी बात है। 1.2 लीटर इंजन होने के बावजूद अगर आप वैगनार से कंपेयर कर रहे हो तो वैगनार में 1 लीटर का इंजन आता है, इसमें 1.2 लीटर का इंजन आता है। अब बात करते हैं नवंबर से लेकर मार्च तक। नवंबर से लेकर मार्च तक एसी बंद थी, जाड़ों का टाइम होता है, मेरा ब्लोअर भी बंद था, मैं ब्लोअर नहीं चलाता क्योंकि दम घुटने लगता है मेरा। तो अगर आप 100 प्लस स्पीड चलाते हो तो आपको ज़्यादा माइलेज देखने नहीं मिलेगा, ऐसे 28 के अप्रॉक्स का माइलेज देखने को मिलेगा, 28 के लगभग ही आएगा। अगर आप 80 से 100 के बीच में चलाते हो
तो आपकी गाड़ी 225 से 230 के बीच में कहीं भी चल सकती है। ये डिपेंड करता है रोड की कंडीशन पे कि कितना आपने ब्रेक और क्लच दबाया है। लेकिन आप 80 से 100 के बीच चला रहे हो तो आपकी गाड़ी 225 से 230 चलेगी और आपको माइलेज मिलेगा 28.38 का, क्योंकि इतना मुझे मिला है। अगर मैं बात करूँ 60 से 75 की स्पीड पे, अगर आप अपनी गाड़ी 60 से 75 की स्पीड पे चला रहे हो, एसी बंद है, तो आपकी गाड़ी चलेगी 238 किलोमीटर मैक्स है 238 किलोमीटर, इससे ऊपर नहीं चल सकती। और ये भी जब आप 60 से 70 ज़्यादा खींचोगे और 70 से 75 कम खींचोगे तब आपको ये माइलेज मिलेगा 30 का, 30.23 ऐसे करके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जब जाड़ों के टाइम पे मुझे 8 kg CNG पूरी मिली थी। एक ही बार मुझे CNG मिली, वो भी जाड़ों के टाइम पे जब 8 kg पूरी आई थी। उस टाइम मुझे 80 से 100 की स्पीड में मैंने गाड़ी चलाई थी। 80 से 100 की स्पीड पे मुझे ये 249 किलोमीटर तक इसने मेरा साथ दिया, मतलब 249 किलोमीटर चली। तो उस टाइम इसने मुझे माइलेज दिया 31.125 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपनी गाड़ी में 8 kg CNG पड़वा रहे हो और 249 किलोमीटर चल रही, तो भाई ये बहुत सही है। 1.2 लीटर में इतना निकलना बहुत नामुमकिन सी बात है, लेकिन मैंने उस टाइम ले लिया था, क्योंकि भाई मुझे बड़ी मुश्किल से तो 8 किलो CNG आई थी मेरी गाड़ी में। तो मैंने बड़ी ध्यान से वो गाड़ी चलाई थी उस टाइम, और 80 से 100 के बीच में रखी थी, कभी 80, कभी 90, कभी 100, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं चलाई थी और मुझे इतना ही माइलेज मिला था। अब मैं आता हूँ फाइनल स्टेटमेंट पे कि ये जो गाड़ी मैंने अभी तक इतने नेगेटिव पॉजिटिव बताने के बाद जो फाइनल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ इस टाइम, वो ये है कि आपकी गाड़ी अगर यूपी में है, जैसे मेरी गाड़ी यूपी में है, तो यूपी में CNG के प्राइस बहुत ज़्यादा है। CNG के प्राइस बहुत ज़्यादा है। मेरे यहाँ 62.50 पैसे पे मिलती है, 62 रुपये 50 पैसे। तो और यहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 43 रुपये 40 पैसे ऐसे कुछ मिलती है, ठीक। तो हम यूपी में अगर बात करें तो मेरी गाड़ी में आज तक 496 रुपये की CNG आई है सबसे ज़्यादा, और उसमें भी 7.927 kg आई थी। तो अगर मैं AC ऑन पे बात करूं तो 200 किलोमीटर चलती है। आप अगर ऑन एन एवरेज एक स्पीड का रेशियो निकालोगे तो 200 किलोमीटर गाड़ी चलती है ये जब AC ऑन करते हो, और मैक्सिमम 496 रुपये आती है CNG इतनी। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2 रुपये 15 पैसे आपको पर किलोमीटर का पड़ता है। और वहीं अगर मैं पेट्रोल में देखूं तो वहाँ 6 रुपये पड़ता है, 6 क्या 8 पड़ता है वहाँ, तो बहुत ज़्यादा पड़ता है उस पर। 6 तो नॉर्मल पड़ता है पेट्रोल में। तो AC अगर आपकी ऑन है तो आपको 2 रुपये 48 पैसे, अगर आपकी गाड़ी की AC ऑन है, यूपी में 62 रुपये 50 पैसे की CNG है, 496 की मैक्स CNG आएगी आपके पास, 200 किलोमीटर आपकी मैक्सिमम किलोमीटर तक ये गाड़ी चलाएगी आपको। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2.48 मतलब 2.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ रहा है यूपी के अंदर, जब आपकी गाड़ी की AC ऑन है। और जब आपकी गाड़ी की AC बंद है तब आपको 1 किलोमीटर पड़ रहा है 2 रुपये 15 पैसे। कैसे? आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर तक 230 किलोमीटर तक चलेगी मैक्स, जब आपकी गाड़ी की AC बंद होगी। और अगर हम 496 रुपये की CNG पड़वाते हैं और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये 15 पैसे बैठेगी। तो जब आपकी गाड़ी की AC ऑन है तो आपको 2.5 रुपये पर किलोमीटर, और जब आपकी गाड़ी की AC ऑफ है तो आपको 2 रुपये 15 पैसे। तो भाई इतनी तो आप बाइक लेने भी, ये समझो आप बाइक पे चल रहे हो और 4 बंदे बैठा के लेके चल रहे हो, वो भी आराम के साथ। और वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 43 रुपये 40 पैसे पे पड़ती है CNG पर kg। तो अगर आप दिल्ली में CNG टैंक फुल करवाओगे तो आपका 344 रुपये में पूरा फुल हो जाएगा। अगर आपने AC बंद कर रखी है तो आपको 230 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, तो आपको 1.5 रुपये पर किलोमीटर बैठेगा जब आपने AC बंद कर रखी है। और जब आपने AC ऑन कर रखी है तब आपको 1 रुपये 72 पैसे, मतलब 1 रुपये 72 पैसे पर किलोमीटर पड़ेगा। तो आप खुद सोच लो कहाँ एक पेट्रोल गाड़ी आपको 2000 किलोमीटर खर्च करने, मतलब 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे 200 किलोमीटर चलने के लिए, और ये गाड़ी आपको 344 रुपये में दिल्ली में चला देगी और यूपी में आपको 496 रुपये में चला देगी। तो ले दे के मैंने आपको सारे नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको इसके सारे नेगेटिव पॉइंट गिना दिए, सारे पॉजिटिव पॉइंट गिना दिए। इस गाड़ी को क्यों लेना चाहिए मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि इसका माइलेज बहुत अच्छा है, इंजन बहुत अच्छा है, सारी खूबियाँ बता दी। बस जो नेगेटिव पॉइंट है वो 3 है। स्टीयरिंग का वो कॉमन है, सारी गाड़ियों में देखने मिलेगा। फिर
रिवर्स गियर का वो भी सभी गाड़ियों में देखने मिलेगा। फिर टायर का भी जो प्रॉब्लम है सभी को देखने मिलेगी, जो गिट्टी फंस जाती है और टक आ जाती है। अगर हम इन तीन को साइड कर दें बिल्कुल, तो ये इस गाड़ी की टक्कर में कोई गाड़ी है ही नहीं। आप आंख बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लगभग सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।